टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड दूसरा टेस्ट लेके हम आ गए हैं। पहला टेस्ट हम कर चुके हैं, ठीक है। यह जो पेपर है DT+B का, जो आज तक जितने भी पेपर हो चुके हैं उसका PYP है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है पूरा DT+B का। हम एक श्रृंखला लेके आए हैं जो हमारे लिए EMRS, KVS, NBS और DT+B का जो पेपर होने वाला उसमें बहुत ही हेल्पफुल करेगा। तो हम बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ, ठीक है। आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रश्न के प्रकार का कौन सा संयोजन सही नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है इसमें कि कौन सा जो संयोजन है वह सही नहीं है। प्रश्न का जो प्रकार दिया हुआ है, प्रश्न फिर से देखेंगे कि निम्नलिखित में से प्रश्न के प्रकार का कौन सा संयोजन सही नहीं है। पहला इसमें कहा है कि गांधी जी आज जीवित होते तो उन्होंने क्या किया होता। यह क्या है, एक काल्पनिक प्रश्न है। यदि आप किसी बैंक के प्रबंधक होते तो ये क्या है, उत्तेजक प्रश्न है। तो इसमें कौन सा प्रश्न है कि हमें समझना है कि अगर बात हो रही है कि गांधी जी आज जीवित होते तो उन्होंने क्या किया होता, तो ये काल्पनिक प्रश्न है कि गांधी जी है नहीं, हम कल्पना कर रहे हैं। तो किस प्रश्न से रिलेटेड है, काल्पनिक प्रश्न से रिलेटेड है। दूसरा क्या कह रहा है, यदि आप किसी बैंक के प्रबंधक होते तो क्या कह रहा है, यह उत्तेजक प्रश्न है। तो इसमें कौन सा कथन सही है, केवल एक सही है, केवल बी सही है कि ए और बी दोनों सही है, ना तो ए सही है ना बी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसमें ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि यदि एक शिक्षक नाटक को भाषाई गतिविधि के रूप में उपयोग करना चाहता है तो किन विशेषताओं को शामिल करने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता की, आनंद की, केवल स्वतंत्रता, केवल आनंद, स्वतंत्रता और आनंद दोनों, ना तो स्वतंत्रता ना तो आनंद। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जब एक शिक्षक क्या करेगा, एक शिक्षक नाटक को भाषाई गतिविधि के रूप में उपयोग करना चाहता है तो जो विशेषता दी है कि स्वतंत्रता को अपनाएगा या आनंद को अपनाएगा, तो ये दोनों चीजें शामिल हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 5वां कि निम्नलिखित में से कौन से लैंगिक भेदभाव के स्रोत और रूप हैं। घर के अंदर श्रम का विभाजन, नियुक्ति, पदोन्नति या नियुक्ति, ये इंग्लिश में हो जाएगा अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर की बात करेगा, ठीक है। कानून और नियम, तो जो लैंगिक भेदभाव हमें देखने को मिलते हैं घर के अंदर भी श्रम विभाजन के रूप में देखने को मिलते हैं। जो नियुक्ति की जाती है उसमें भी लैंगिक भेदभाव देखने को मिलता है, ज़्यादा पुरुष को अधिकार ज़्यादा मिल जाते हैं नियुक्ति करने के लिए। कानून और जो नियम होते हैं उसमें भी लैंगिक भेदभाव देखने को मिलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा या तीसरा। तो इस तरह से तीनों ऑप्शन सही है। तो तीनों ऑप्शन कहाँ पे मिल रहा है, तो तीसरे ऑप्शन में तीनों ऑप्शन मिल रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा कि लैंगिक भेदभाव में हमें तीनों स्वरूप देखने को मिलते हैं। छठा प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से विलंबित भाषण के कारण है। निम्नलिखित में से कौन से विलंबित भाषण के कारण है, मानसिक मंदता, श्रवण दोष या व्यवहार संबंधी विकार। तो जो भी आपके अंदर समस्याएं होंगे मानसिक मंदता है, श्रवण दोष है और व्यवहार संबंधी विकार है, तो आपके अंदर क्या हो जाएगा, विलंबित भाषण देखने को मिलेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 1, 2 और 3 तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 7 कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है। तो दो संयोजन दिए हुए हैं। पहला अभिसारी प्रश्न, अभिसारी प्रश्न एक से अधिक उपयुक्त उत्तर, अपसारी प्रश्न केवल एक उपयुक्त उत्तर। ऑप्शन दिया है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ना ही एक ना ही दो। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो अभिसारी का मतलब क्या होता है कि किसी एक चीज पे आके रुकना होता है, ठीक है, उसको हम अभिसारी कहेंगे। और अपसारी जो होता है, अपसारी जो होता है किसी चीज का प्रसार कर दे, क्या कर दे, अपसारी जो होता है किसी चीज का क्या करता है, प्रसार कर देता है, फैला देता है उस चीज को। तो यहाँ दिया है केवल एक उपयुक्त उत्तर, तो यहाँ पे केवल एक उपयुक्त उत्तर नहीं मिला। अपसारी में क्या होता है, किसी चीज को फैला दिया जाता है, तो इसमें कई उत्तर मिलेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अपसारी में होता है कोई एक चीज पे डिपेंड होता है, अपसारी में किसी एक चीज पे डिपेंड होता है। तो यहाँ पे क्या एक से अधिक उपयुक्त उत्तर की बात कर रहा था, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो कौन सा, ना तो केवल एक भी नहीं होगा, केवल दो भी नहीं होगा, एक और दो दोनों भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा कि एक, ना तो एक ना ही दो, दोनों ऑप्शन सही नहीं है। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 8 कि मिट्टी दृश्य कला और शिल्प की एक सामग्री है। मिट्टी जो है वह दृश्य कला की और शिल्प कला की एक सामग्री है, तो मिट्टी का क्या महत्व है। यह रचनात्मकता को बढ़ाती है, यह एकाग्रता में सुधार करती है, या कला गतिविधियों में रुचि पैदा करती है, यह बारीक मोटर कौशल विकसित करती है, या आंख हाथ संयोजन को संभालने में मदद करती है। तो मिट्टी जो है, मिट्टी क्या एक दृश्य कला है और एक शिल्प कला है। तो मिट्टी जो हम ले लेंगे तो उससे हम क्या करेंगे, तो उससे हम बहुत अच्छी तरह से कलाकृति बनाएंगे। तो इसमें सारी चीज़ें रचनात्मकता को बढ़ाएगी, सही बात है। यह एकाग्रता में सुधार करेगी और कलात्मक गतिविधियों को रुचि पैदा करेगी, सही बात है। यह बारीक मोटर कौशल को भी विकसित करेगी और यह आंख हाथ के संयोजन को संभालने में मदद करेगी। तो चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो किस में चारों ऑप्शन मिल रहे हैं, तो पॉइंट नंबर 2 में चारों ऑप्शन मिल रहे हैं, तो इसलिए दूसरा नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है
निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षार्थियों के प्रेरणा स्तर को बढ़ाने के लिए रणनीतियां हैं? यानी ऐसा ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन यह है कि जो शिक्षार्थियों के प्रेरणा स्तर को बढ़ाने के लिए रणनीतियां हैं? पहला, पहले ताकत का निर्माण करना। दूसरा, विकल्प प्रस्तावित करना। तीसरा, रचनात्मकता को सुगम बनाना। चौथा क्या कह रहा है कि एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना। तो शिक्षार्थियों को प्रेरणा स्तर में क्या करेगा? पहले ताकत का निर्माण करना, ठीक है, विकल्प प्रस्तावित करना, सही बात है, रचनात्मकता को सुगम बनाना और एक सुरक्षित वातावरण पैदा करना। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला। 1 2 3 4। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, या नहीं पूछा है, क्या पूछा है? कौन सा कथन सही नहीं है? सृजनात्मकता आकलन अधिक औपचारिक है, संकलनात्मक आकलन परिणामोन्मुखी है, सृजनात्मकता आकलन में ग्रेड अधिक भार वहन नहीं करते। चौथा, एक निश्चित निर्धारित पाठ्यक्रम में छात्र के समग्र प्रदर्शन को निर्धारित करने के लिए संकलनात्मक आकलन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यह बात की जाओ। पहला ऑप्शन क्या करेगा? सृजनात्मक आकलन जो है अधिक औपचारिक है। कोई जरूरी नहीं है कि जब सृजन कर रहा है, सृजन तो कोई भी कर सकता है, ठीक है, कोई भी सृजन कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वह औपचारिक रूप में ही हो। तो ये बहुत अधिक कहा कि अधिक औपचारिक है, तो यह बात जरूरी नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही कथन सही नहीं है कि सृजनात्मकता आकलन अधिक औपचारिक है। ठीक है, ये औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक भी हो सकता है, निरौपचारिक भी हो सकता है सृजनात्मकता जो है। तो इसलिए ऑप्शन एक गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन एक सही होगा, मतलब गलत जो पूछा है कि नहीं है उसके अनुसार आंसर सही कौन सा होगा? पहला होगा। प्रश्न संख्या अब 11 में देखते हैं क्या है 11 में कि छात्र परिषद के चयन के लिए विद्यालय में चुनाव कराना। छात्र परिषद के चयन के लिए विद्यालय में चुनाव कराना, यह कथन सामाजिक विज्ञान कक्षा में उपयोग की जाने वाली किस शिक्षण अधिगम रणनीति को दर्शाता है? संकल्पना चित्रण को, समस्या समाधान चित्रण को, प्रयोगात्मक अधिगम को, या कहानी सुनाना अधिगम को। तो छात्र परिषद के चयन के लिए विद्यालय में चुनाव कराना, यह कथन सामाजिक विज्ञान में कक्षा में उपयोग की जाने वाली शिक्षण अधिगम, पूछा है कि शिक्षण अधिगम की रणनीति को दर्शाता है। तो किसको दर्शाता है? तो प्रयोगात्मक अधिगम को दर्शाता है, यानी कि प्रैक्टिकल रूप में। अगर छात्र को सामाजिक विज्ञान के क्लास में आप छात्र परिषद के चुनाव के बारे में बताते हैं, चुनाव करके दिखाते हैं वहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये प्रैक्टिकल के रूप में काम करेगा सामाजिक विज्ञान में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान में पाठचर्या घटकों में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? पूछा है कि सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में क्या शामिल है? भूगोल में प्रमुख प्रक्रियाएं, व्यक्तियों, पर्यावरण और संसाधनों के बीच अंतर संबंध, ऐतिहासिक निर्वाचन कौशल, संविधान पर आधारित मूल्य। तो ये सारी चीजें आप भूगोल पढ़ते ही हो, पर्यावरण के बारे में आप पढ़ते ही हो, ऐतिहासिक निर्वाचन के बारे में पढ़ते ही हो, संविधान पढ़ते ही हो, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सभी उपयुक्त ऑप्शन सही हो जाएंगे। बहुत ही आसान सा प्रश्न था ये। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक हैं। आंतरिक कारक कौन कौन से हैं? बुद्धिमत्ता, आनुवंशिकता कारक, सामाजिक प्रकृति, या इनमें से सभी। तो किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास को जो प्रभावित करने वाले आंतरिक कारण हैं, तो वो कौन है? इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14 14 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 14 कि भाषा अधिग्रहण के चरण बच्चों की आयु का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? यानी भाषा अधिग्रहण के बारे में बात कर रहा है कि भाषा अधिग्रहण के चरण बच्चों की आयु के बारे में पूछा है कि जो भाषा बच्चा ग्रहण करता है वो किस आयु पर कौन सी भाषा ग्रहण करता है, तो उसके बारे में कौन सा कथन सही है? तो जब बच्चा, पूछा है पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि बड़बड़ाना लगभग 6 महीने में होता है। यानी कि कह रहा है कि जब बच्चा 6 महीने का होता है तो क्या करने लगता है? वो बड़बड़ाने लगता है। यानी बच्चा जब 6 महीने का होता है तो वो बड़बड़ाने लगता है। ठीक, तो ये कथन सही है। क्या कह रहा है कि बच्चा जब 6 महीने का होता है ना तो बड़बड़ाने लगता है। ठीक, एक शब्द चरण लगभग 1 वर्ष में होता है, यानी कि एक शब्द का निर्माण वो कब करने लगता है? तो एक शब्द का निर्माण बालक करने लगता है जब वह 1 वर्ष का हो जाता है, तो एक शब्द का निर्माण करने लगता है। और 6 महीने का जब होता है तो बड़बड़ाने लगता है बालक। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो पहला में केवल एक है, गलत हो जाएगा। दूसरा में केवल 2 है, गलत हो जाएगा। एक और दो दोनों किस में है? सी में, तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 15 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सशक्त महिला के संकेतक हैं? सशक्त महिला के संकेतक रूप में क्या देखने को मिलता है? तो ये क्या है? निंदा लेने की प्रक्रिया में भाग, यहाँ पे निंदा नहीं होगा, यहाँ पे निर्णय होगा। क्या होगा? निर्णय। निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेना। किसमें? निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेना, आत्मनिर्भर होना, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना, या इनमें से सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सशक्त महिला का संकेतक रूप में क्या होगा कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेगी।
आत्मनिर्भर भी रहेगी और आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहेगी तो उसे सशक्त महिला कहा जाएगा। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बच्चों के अधिगम के आकलन करने की तकनीकी स्थिति का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही, यानी कि आप पूछ रहा है कि बच्चों के अधिगम के आकलन करने की तकनीक स्थिति का, ठीक है, नहीं बच्चों का क्या करना है, जो नहीं बच्चा ने जो सीखा है, अधिगम किया है, उसका आकलन करने का जो तकनीक स्थिति है तो कौन सी है उसमें? पहला, कुछ बच्चे किसी भी आधारभूत शैक्षिक कौशल को सीखने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनमें किसी अन्य क्षेत्र में प्रतिभा हो सकती है। यानी कि सभी छात्र हैं, अलग अलग छात्र होते हैं क्लास में, सबकी अलग अलग क्वालिटी होती है, कोई पढ़ने में तेज होता है तो कोई कुछ होता है, कोई किसी विषय में मास्टर होता है, ठीक है। तो वहीं कह रहा है कि कुछ बच्चे किसी भी आधारभूत शैक्षिक कौशल को सीखने में सक्षम नहीं हो सकते, ये सक्षम उस विषय में नहीं हो सकता, ये हो सकता है उसमें, लेकिन उस वाले विषय में ये नहीं हो सकता। तो इसको क्या कहते हैं? तो इस तकनीकी को कहते हैं क्षतिपूर्ति तकनीकी कहलाती है, ठीक है। यानी जब कोई बच्चा किसी आधारभूत शिक्षक को शिक्षण नहीं, जो भी विषय ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन दूसरा विषय को ग्रहण कर सकता है, तो इस तकनीकी को क्या कहते हैं? तो क्षतिपूर्ति तकनीकी कहा जाता है। दूसरा, सुमन कक्षा 4 में पढ़ रही है, वह कक्षा पाठों का पालन करने में सक्षम है, लेकिन जब शिक्षिका मौखिक परीक्षा में उसे प्रश्न पूछता है तो वह बता नहीं पाती है, तो यह क्या कहता है? परिवर्तन तकनीक कहलाती है। परिवर्तन तकनीक मतलब वो क्या कर रही है? बुक को पढ़ रही है, बुक को आराम से पढ़ ले रही है, लेकिन जब उसे प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्न पूछने के बाद, यानी ये बुक पढ़ रही है तो यहाँ प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, पढ़ने की आदत है उसकी, प्रश्न का जवाब देने की आदत नहीं है, तो ये क्या है? परिवर्तन तकनीकी, वो परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करती, यहाँ बदलाव हो जाता है, तो ये क्या कहलाती है? परिवर्तन तकनीकी कहलाती है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन क्या है? सही कह रहा है, तो इसलिए केवल एक ये गलत हो जाएगा, केवल दो गलत हो जाएगा, एक और दो दोनों जहाँ पे होंगे वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि व्यक्तित्व के लक्षण, जिसे ट्रेट कहा जाता है, ट्रेट सिलगुण जो कहा जाता है ना, उसका बात कर रहा है यहाँ पे कि व्यक्तित्व के लक्षण सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक कौन है, यानी व्यक्ति के लक्षण के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था कौन थे जिन्होंने किया था? आरबी कैटल थे, एच जी ईसनक थे, या सिगमंड फ्रायड थे? कौन थे इसमें? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, एक और दो दोनों थे? कौन थे? तो आरबी कैटल थे और एच जे ईसनक दोनों थे। व्यक्तित्व लक्षण के सिद्धांत के प्रमुख ये दोनों थे, आरबी कैटल और एच जी ईसनक थे, सिगमंड फ्रायड नहीं था, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन निकटस्थ वातावरण से अन्वेषण और समझ के माध्यम से कल अधिगम के आधारभूत सिद्धांतों के बारे में सही है? क्या कह रहा है? पहला, कि आकार एक क्षेत्र लक्षण और विविध रूपरेखा को परिभाषित करता है। दूसरा, स्थान वह क्षेत्र है जिस पर कला का सृजित किया जाता है, कला रूप सृजित किया जाता है। तो ये दोनों कथन क्या कह रहा है? सही करते हैं, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 19 पे आ गए हम, ठीक है। 19 नंबर क्या कह रहा है कि कक्षा के भौतिक वातावरण को सुधारने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? पहला, स्कूल भवन के नियमित रखरखाव के लिए स्कूल अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना, सही बात है। कक्षा के कचरे के व्यवस्थित निपटान के लिए कक्षा में कूड़ेदान रखना, ये भी सही बात है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो एक और दो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 20 कि अधिगम के आकलन को श्रेणियों में विभाजित किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी वे श्रेणियां हैं? अधिगम के आकलन को किसमें विभाजित किया गया है? तो श्रेणियों में विभाजित किया गया। कौन कौन से? सृजनात्मक, संकलनात्मक, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो अधिगम के आकलन के लिए जो किया जाता है तो वह श्रेणियां सृजनात्मक तक भी होती हैं, संकलनात्मक के आधार पर भी उनका आकलन किया जा सकता है, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? एक और दो दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि नाटकीकरण क्या है? नाटकीकरण जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है। नाटकीकरण क्या है? नाटकीकरण एक सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षकों द्वारा उपयोग की जाने वाली शिक्षण अधिगम रणनीति में से एक है। यानी कि नाटकीकरण जो होता है सामाजिक विज्ञान के क्लास में शिक्षण टेक्निक के रूप में प्रयोग किया जाता है शिक्षकों के द्वारा। तो यह जो प्रक्रिया की जाती है शिक्षण अधिगम रणनीतियों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, कृष्ण जो है एक बच्चा पर नाटक में अधिक क्रिया और विशेष प्रभाव होंगे, यानी कृष्ण क्या है? एक बच्चा है, तो इस पर एक नाटक अगर किया जाता है तो उसमें क्या होगा? इसमें अधिक क्रिया होगी और विशेष प्रभाव होगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि छत्रपति शिवाजी का नाटक में शब्दों पर अधिक बल दिया जाएगा, यानी छत्रपति शिवाजी का अगर नाटक में प्रयोग किया जाए तो इसमें शब्दों पर अधिक बल दिया जाएगा, और वहीं कृष्ण एक बच्चा के रूप में अगर नाटक की किया जाता है तो उस पर अधिक क्रिया होगी और विशेष प्रभाव होंगे। तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 22 कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान विषय
शुद्ध सामाजिक विज्ञान शाखा के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? मानव शास्त्र, इतिहास, लोक प्रशासन या मेडिसिन? ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 4 यानी मेडिसिन। मेडिसिन किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये चिकित्सक से संबंधित हो जाएगा, ठीक है, चिकित्सा से। और ये मानव शास्त्र आप पढ़ते ही हो, इतिहास आप पढ़ते ही हो, लोक प्रशासन आप सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते ही हो, तो मेडिसिन जो हो जाएगा वो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 23 की तरफ। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 23? बच्चों में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशात्मक सामग्री का उपयोग किया जाता है? पहेली हल करना, रीडल हल करना, कविता लेखन या इनमें से सभी? तो बच्चों में रचनात्मकता की बात कर रहा है, तो ठीक है, जब रचनात्मकता करोगे तो कविता लेखन की बात करोगे तो बच्चे में रचनात्मकता होगी, इसलिए ऑप्शन ये सही हो जाएगा। पहेली हल करना, तो पहेली जब बच्चा हल करेगा तो उसमें रचनात्मकता आएगी, वो सोचेगा, चीज़ों को समझेगा, दिमाग इधर उधर दौड़ाएगा तो भी उसमें रचनात्मकता आएगी। रीडल हल करना, ये भी तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, इसलिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 24 में क्या कह रहा है? पूछा है कि चेंज ऑफ हार्ट ईच एंड एवरी जैसी वाक्यांश अंग्रेजी में कहाँ पे पाए जाते हैं? किस देश में इस तरह के अंग्रेजी के वाक्यांश पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया अंग्रेजी में, ब्रिटिश अंग्रेजी में, कि देशज अंग्रेजी में या भारतीय अंग्रेजी में? तो चेंज ऑफ हार्ट ईच एंड एवरी जैसे वाक्यांश अंग्रेजी शब्द में भारतीय अंग्रेजी में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जेंडर भेदभाव सांस्कृतिक रूप से प्रभावित और सामाजिक रूप से निर्मित होते हैं, ये सही बात है। अगर जेंडर की बात करेगा तो वो सामाजिक रूप से, यानी कि जेंडर विभाजन जो देखा जाएगा तो समाज के आधार पर देखा जाता है। अगर वहीं सेक्स की बात हो जाएगी, लिंग की बात हो जाएगी, तो वो क्या होता है? ये बायोलॉजिकल है, क्या है? जैविक ही है, ये बायोलॉजिकल है, जैविक ही है, ठीक है। लेकिन जब जेंडर की बात होगी तो वो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप में देखने को मिलता है, ठीक है, तो इसलिए पहला सही हो जाएगा। दूसरा, जेंडर विभाजित क्रियाकलाप यह विश्वास उत्पन्न करता है कि जेंडर भेदभाव पुरुषों और महिलाओं की आवश्यक प्रकृति है, तो यह भी ऑप्शन सही है, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 26 क्या कह रहा है कि कौन सी श्रेणी बच्चों के लिए उनकी शिक्षा की प्रक्रिया में खतरा पैदा नहीं करता? यानी ऐसी कौन सी श्रेणी है जो बच्चों के लिए उनकी शिक्षा की प्रक्रिया में खतरा पैदा नहीं करता? संवेदी क्षति, भाषा और संचार के साथ समस्या, जिन बच्चों में ना तो संज्ञानात्मक और ना ही सीखने की अक्षमता है, या शारीरिक विचलन? तो पहले हम इसमें देखेंगे, शारीरिक विचलन अगर बच्चे में है तो वो सीखने की प्रक्रिया में खतरा पैदा करेगा, तो इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। अगर बच्चे में भाषा और संचार में समस्या है तो ये भी उसके सीखने में खतरा पैदा नहीं करेगा, खतरा पैदा करेगा, ये भी शारीरिक विचलन है तो सीखने में खतरा पैदा करेगा। संवेदी क्षति है तो भी खतरा पैदा करेगा, तो 3 ऑप्शन नहीं होंगे, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा कि जिन बच्चों में ना तो संज्ञानात्मक और ना ही सीखने की अक्षमता पाई जाती है, यानी कि उसमें क्षमता पाई जाती है, किसकी? संज्ञानात्मक और सीखने की क्षमता पाई जाती है, तो यह चीज बच्चे के सीखने में खतरा पैदा नहीं करेगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन उपायों और माध्यमों से छात्रों को मूल्य शिक्षा प्रदान की जा सकती है? किसके माध्यम से छात्रों को मूल्य की शिक्षा प्रदान की जाती है? भाषण प्रतियोगिता द्वारा, मास मीडिया का उपयोग करके, जन्मदिन और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों का उत्सव मना के? तो किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसके द्वारा भी किया जा सकता है, मास मीडिया का उपयोग करके भी दिया जा सकता है, और जन्मदिन और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों का उत्सव मना के भी किया जा सकता है, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 1, 2, 3। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 28, ठीक है। क्या कह रहा है? बहुत प्रश्न है इसलिए स्पीड बढ़ाते हैं हम। कह रहा है कि प्रश्न संख्या 28 में यहाँ पे भरना है हमें, ठीक है, यहाँ दोनों जगह हमें भरना है। इसमें क्या भरा जाएगा? एक ऐसा तरीका है जहाँ एक आकर्षक संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करने के लिए प्रभाव को जोड़ा जाता है। तो कौन सा ऐसा तरीका है जहाँ एक आकर्षक संपूर्ण चित्र को प्रस्तुत करने के लिए प्रभाव को जोड़ा जाता है और एक संरचना के बाएं और दाएं पशुओं की तुलना करने का सही तरीका है? तो इसमें कौन सा आ जाएगा? परिदृश्य और सामंजस्य आएगा। परिदृश्य एक ऐसा तरीका है जहां एक आकर्षक संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करने के लिए प्रभाव को जोड़ा जाता है, तो ये नहीं आएगा। क्या आएगा इसमें? सामंजस्य और संतुलन आएगा। क्या आएगा? सामंजस्य और संतुलन आएगा, यानी कि सामंजस्य जो है एक ऐसा तरीका है जहां एक आकर्षक संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करने के लिए प्रभाव को जोड़ा जाता है, और संतुलन एक ऐसी संरचना है कि बाएं और दाएं पशुओं को तुलना करने का एक तरीका, यानी संतुलन मानव और पशु में क्या कर रहा है? एक संतुलन बना रहा है। कौन बनाएगा? संतुलन होगा यहाँ पे। और सामंजस्य किस में होगा? जहाँ पे आकर्षक संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करने के लिए प्रभाव को जोड़ा जाता है, तो इसलिए ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 29 क्या कह रहा है कि एक शिक्षक के रूप में अधिगम के अनुकूल मानवीय वातावरण बनाने के लिए आपको निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान नहीं रखना चाहिए? पहला, छात्र हित के लिए हमेशा सक्रिय रहें, तो ये सही बात है भाई, सक्रिय रहना है तो यह नहीं होगा उसमें, ठीक है। कक्षा में बच्चों की समस्याओं से निपटने के दौरान धैर्य और सहानुभूति रखें, सही बात है। अनुशासनहीनता के क्रियाकलापों को संभालते हुए दृढ़ता के साथ मधुर शब्दों का उपयोग करें, ये भी होना चाहिए। छात्रों के बीच सहकारिता को प्रोत्साहित करें लेकिन सहयोग नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा?
गलत हो जाएगा। ठीक है, सहयोग देना चाहिए, तो इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है कि एक शिक्षक के रूप में अधिगम के अनुकूल मानवीय वातावरण बनाने के लिए आपको किस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए? तो हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि छात्रों के बीच सहकारिता को प्रोत्साहित करें, लेकिन सहयोग को नहीं। तो ये बात हमें ध्यान नहीं रखना चाहिए, और ये तीनों बात जो है वो हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है? पहला 30 नंबर क्या कह रहा है प्रश्न की? सृजनात्मकता आकलन के संदर्भ में। कौन सा आकलन? सृजनात्मकता आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछ रहा है, कौन सा आकलन के? सृजनात्मकता आकलन के बारे में। पहला क्या कह रहा है कि इस औपचारिक आधार पर नियमित अंतराल पर संचालित किया जाता है, यह छात्रों के आत्मसम्मान और आंतरिक प्रेरणा को प्रसारित करता है, या कैसे और क्या पढ़ाना है तय करने के लिए विभिन्न शिक्षण शैलियों को शामिल करता है, या छात्रों को उन मानदंडों को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है जिनका उपयोग उनके कार्य पर निर्णय लेने के लिए किया जाता है। तो ऐसे टाइप का प्रश्न हमने पहले कर चुके हैं, तो फिर यहाँ पे वही चीज़ दे दिया है कि औपचारिक। तो सृजनात्मकता जो होगी वो केवल औपचारिक नहीं होगी, पहले ही हम डिस्कशन कर चुके हैं, वो अनौपचारिक भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए यह ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि यह सही नहीं कथन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 31 क्या कह रहा है? 31 कि निम्नलिखित में से क्रिया शिक्षण अधिगम रणनीति का कौन सा संयोजन सही है? पहला, आप बच्चों को पंचायत कार्यालय, बंद फैक्ट्री आदि ले जा सकते हैं, फील्ड ट्रिप कहलाता है। एक पंचायत अध्यक्ष की भूमिका निभाएं जो ग्राम सभा में संबोधित कर रहा हो, तो इसे रोल प्ले कहेंगे। तो ये भी सही हो जाएगा, नहीं कि जब किसी चीज़ का आप कर रहे हो, मॉडल पेश कर रहे हो, तो वो रोल प्ले के अंतर्गत आता है, और जब कहीं बच्चों को घूमने के लिए ले जाते तो फील्ड ट्रिप कहलाते थे। इसीलिए 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, जल्दी खत्म करते हैं हम। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 32 कि किसने किसने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की और भारतीय इतिहास लिखने के कार्य की शुरुआत की? जेम्स प्रिंसप, विलियम जोन्स, चार्ल्स मैनसन या जॉन मार्शल ने? तो विलियम जोन्स था जिन्होंने बंगाल 1784 कब किया था? 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था इन्होंने। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 32 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से समूह स्कूल से बाहर आने के लिए जोखिम है? बालिका, प्रतिभाशील और सृजनात्मक बच्चे। तो कौन से बच्चे जोखिम है बाहर आने के लिए? दोनों जोखिम है, बालिका भी जोखिम है और प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चे भी स्कूल से बाहर रखने के लिए जोखिम है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 34 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 34 कि एक शिक्षक के रूप में साहित्य का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? किसका? साहित्य का उपयोग करते समय। पहला क्या कह रहा है कि पूर्ण नहीं लेकिन अध्ययन सामग्री की आंशिक समझ होना आवश्यक होता है। दूसरा, रचनात्मकता के लिए आवश्यक प्रदान नहीं किए जाने चाहिए। ठीक है, रचनात्मकता के लिए अवसर प्रदान नहीं किए जाने चाहिए, ये गलत बात है। रचनात्मकता के लिए अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, तो दूसरा गलत हो गया, तो जहां भी दूसरा दिया है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला क्या है कि पूर्ण नहीं लेकिन अध्ययन सामग्री की आंशिक समझ विकसित होनी चाहिए। तो जरूरी है, कोई जरूरी नहीं कि उसको पूर्ण जानकारी हो जाए, उसको क्या करना है कि जो अध्ययन किया जा रहा है, जो सामग्री का अध्ययन किया जा रहा है, उसकी आंशिक समझ उसको जरूर होनी चाहिए। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की तरफ। क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 33 लिंगानुपात से बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं, तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जेंडर की स्थिति संकेतक है? लिंगानुपात, स्वास्थ्य, कार्यबल में भागीदारी, 1, 2 और 3, 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1, 2 और 3 तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36 की तरफ। क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि निम्नलिखित में से उपयुक्त सहायक सामग्री और उपकरण छात्र की विकलांगता का कौन सा संयोजन सही नहीं है? ब्रेल लिपि श्रवण बाधित है, गतिशील सहायक सामग्री, वाकर आदि मोटर आदि और शारीरिक विकलांगता है। तो इसमें से कौन सा संयोजन सही नहीं है? तो ब्रेल लिपि किसके लिए होती है? तो ब्रेल लिपि अंधों के लिए होती है। ठीक है, श्रवण बाधित के लिए नहीं होती है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गतिशील सहायक सामग्री, वाकर आदि मोटर और शारीरिक विकलांगता से संबंधित है, तो ये दूसरा भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसलिए 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 37 37 क्या कह रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है? सही है, कौन सा संयोजन सही है? बच्चे तार्किक चिंतन में संलग्न होना शुरू करते हैं औपचारिक परिचालन चरण में, बच्चे अमूर्त रूप से सोच सकते हैं मूर्त परिचालन चरण में। तो ये दोनों उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ना तो एक सही ना तो बी सही, ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अनुकरणीय व्यवहार की श्रेणियां हैं। अनुकरणीय व्यवहार की श्रेणियों के अंतर्गत क्या आता है? मॉडलिंग प्रभाव, उत्कर्ष, एसिलेटिंग प्रभाव। कौन सा सही हो जाएगा? तो मॉडलिंग प्रभाव होगा। डीएसएसबी में इसको आंसर सही माना हुआ है, किसको? उत्कर्ष एसिलेटिंग प्रभाव का। तो लेकिन ये जो प्रभाव होता है यह प्रश्न पूछने पर, जब कोई आप चीज़ सीखते हो, आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आप जवाब देते हो। यहाँ पे पूछा अनुकरणीय व्यवहार, तो अनुकरणीय व्यवहार से मतलब जब आप किसी का नकल करते हो, तो जब मॉडलिंग करोगे तो तभी तो आप किसी का नकल करते हो, किसी को देख के आप मॉडलिंग की तरफ बढ़ते हो। तो कौन सा ऑप्शन सही? एक हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 39 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 39
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के लिए आकलन की विशेषता है। अधिगम के लिए आकलन पूछा है। ठीक है, अधिगम जो आकलन की बात होती है तो अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, ठीक है, और अधिगम आकलन के लिए अधिगम, यह प्रकृति में वर्णनात्मक है और निर्णयात्मक नहीं है बल्कि मूल्यांकनात्मक है। दूसरा दूसरा कह रहा है कि यह छात्रों से त्रुटियां करने की अपेक्षा करता है और उन्हें अपने अधिगम में सुधार करने के लिए इन त्रुटियों की जांच करने का आदेश देता है। तीसरा, यह छात्रों को स्वयं तथा सहपाठियों की संरक्षित परीक्षा में सम्मिलित करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो पूछा क्या है कि अधिगम के लिए आकलन, ठीक है, किसके लिए आकलन करना है? तो अधिगम के लिए आकलन करना है। तो अधिगम के लिए आकलन में क्या आता है? तो अधिगम के लिए आकलन में आएगा कि यह प्रकृति में वर्णनात्मक है और निर्णयात्मक नहीं है बल्कि मूल्यांकनात्मक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। दूसरा, यह छात्रों से त्रुटियां करने की अपेक्षा करता है और उन्हें अधिगम में सुधार करने के लिए त्रुटियों की जांच करने का आदेश देता है। सही बात है। तीसरा, यह छात्रों को स्वयं तथा सहपाठियों की संरक्षित परीक्षाओं में सम्मिलित करता है। सही बात है। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 2 और 3 सही हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 40। ठीक है, प्रश्न संख्या 40 क्या कह रहा है कि डिओरामा सामाजिक विज्ञान कक्षा में उपयोग किए जाने वाले शिक्षक संसाधनों में से एक है। निम्नलिखित में से किसे डिओरामा के माध्यम से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? रेगिस्तान में जीवन, सहारा रेगिस्तान में नकलिस्तान। तो भाई जब रेगिस्तान की बात करोगे आप, तो रेगिस्तान की आप बात कर रहे हो तो वहाँ पे तो हमें इस सबको प्रस्तुत करना ही पड़ेगा ना। तो रेगिस्तान में जीवन, इस चीज़ को आप प्रस्तुत करोगे ही। सहारा रेगिस्तान में, तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? होने चाहिए। ठीक है, तो ये पूछा क्या प्रश्न में कि प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो प्रस्तुत नहीं किया जा सकता तो ना तो एक ना ही दो। अगला प्रश्न संख्या 41। 41 क्या कह रहा है कि एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षण अधिगम गतिविधियों को प्रामाणिक संदर्भ में रखकर कैसे अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं? हाँ, पाठ हमारा पर्यावरण शुरू करने से पहले आप अपनी कक्षा को स्कूल के पास शहर ले जा सकते हैं और लौटने पर प्रत्येक बच्चों को उनके द्वारा देखी गई जीवित और निर्जीव चीज़ों को सूची बनाने के लिए कह सकते हैं। दूसरा, आप स्थानीय कलाकारों और छात्रों के सामने अपने कार्यों का प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं या छात्रों को उनकी कार्यशालाओं में जाने की अनुमति दे सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट सही लग रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा, 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है कि क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 42 की विकलांग बच्चों को नियमित स्कूल में रखने से संबंधित नहीं है एकीकृत शिक्षा या समावेशी शिक्षा। तो एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा की जो बात होती है तो इसमें विकलांग बच्चों की बात की जाती है। तो इसलिए क्या पूछा गया कि संबंधित विकलांग बच्चों से संबंधित नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ना तो एक ना ही दो। ठीक है, जब ये पूछा रहता है कि कौन से संबंधित है तो सी ऑप्शन हो जाता है, 1 और 2 दोनों। लेकिन पूछा है कि नहीं है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ना तो एक ना ही दो। अगला प्रश्न 43 क्या कह रहा है कि भाषा प्रवणता में कौन सा तत्व शामिल है? धारा प्रवाहित या शुद्धता। तो भाषा में प्रवीणता लाना है, तीव्रता लाना है तो आपको धारा प्रवाहित आना चाहिए और शुद्ध भाषा का प्रयोग करते आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1 और 2 दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से लैंगिक भेदभाव के प्रकार हैं? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, केवल एक, केवल दो, 1 और 2 दोनों, या ना तो एक ना ही दो। तो निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक भेदभाव है? तो लैंगिक भेदभाव जो देखने को मिलता है वो प्रत्यक्ष रूप में भी देखने को मिलता है और अप्रत्यक्ष रूप में भी देखने को मिलता है। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से संज्ञानात्मक अक्षमताओं के कारण है? किसके संज्ञानात्मक अक्षमताओं के कारण कौन सा है? चयापचय और पोषण, संक्रमण और नशा, मानसिक विकार, या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो है संज्ञानात्मक अक्षमताओं के कारण देखने को मिलता है। अगला प्रश्न क्या है? 46 क्या कह रहा है? 46 की विद्यालय में चिंतन की शक्ति में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पाठचर्या विकास का, मूल्यांकन निदान का, या केवल एक, 1 और 2 दोनों। तो विद्यालय में चिंतन की शक्ति में सुधार करने के लिए 1 और 2 दोनों का, यानी पाठचर्या के विकास का भी उपयोग किया जाता है और मूल्यांकन और निदान का भी उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 27 क्या पूछ रहा है कि बेकार सामग्री से एक वस्तु कैसे बनाई जाती है? अपने आसपास में फेंकी गई वस्तुओं को इकट्ठा करके, जो था संभव हो, दिलचस्प हो और अलग है। सही बात है। आपके द्वारा चुनी गई फेंकी हुई वस्तुओं से एक विचार तैयार करें। सही बात है। अपने विचार को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक उपकरण एकत्र करें और उसे फेविकोल, कैंची, सेलो टेप आदि का विचार मिलाएं और इसका उपयोग करें। तो ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न संख्या 48 क्या कह रहा है कि शिक्षण अधिगम सामग्री की श्रेणी का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन नहीं है? पूछा है। क्या पूछा है? कौन सा संयोजन सही नहीं है? तो शैक्षणिक भ्रमण किससे संबंधित है? तो अनुभवात्मक सहायक सामग्री से है। तो शैक्षणिक भ्रमण जो करते हैं वो किस पे आधारित होती है? तो अनुभव सहायक सामग्री कहलाती है। बुलेटिन बोर्ड अप्रेक्षित सहायक सामग्री है। ठीक है, बुलेटिन बोर्ड क्या करती है? अप्रेक्षित सहायक सामग्री है। माइक्रो प्रोजेक्टर अप्रेक्षित सहायक सामग्री है? गलत बात है। माइक्रो प्रोजेक्टर जो है अप्रेक्षित सहायक सामग्री नहीं है, प्रेक्षित सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है। ग्लोब जो है, ग्लोब वो अप्रेक्षित सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? माइक्रो प्रोजेक्टर।
अगला प्रश्न संख्या 49 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मात्रात्मक डाटा का अवलोकन किया जा सकता है और यथार्थता मापा जा सकता है। दूसरा, गुणात्मक डाटा विवरण से संबंधित है। तीसरा, गुणात्मक डाटा कैसे और क्यों की व्याख्या करता है। मात्रात्मक डाटा को सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता, तो मात्रात्मक डाटा को सामान्यीकृत किया जा सकता है। तो प्रश्न में पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है आज का कि संभावित सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षण में चर्चा पद्धति का उपयोग कर रही है। वह कक्षा में जो विषय पढ़ा रही है वह लैंगिक भेदभाव है, लेकिन निम्नलिखित में से किन मुख्य चीज़ों पर वह छात्रों को उचित समय देकर जानकारी एकत्र करने के लिए कह सकती है। पहला, ऐतिहासिक समय में लैंगिक भेदभाव को, घर में, स्कूल में, समझ में लैंगिक भेदभाव को, लैंगिक भेदभाव पर काबू पाने के तरीकों को, या इनमें से सभी। तो तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से किस मुद्दों पर जोर दिया जाता है? गरीबी पे, बाल श्रम पे, जातिवाद पे, पर्यावरण प्रदूषण पे। तो इन चारों पर ध्यान दिया जाता है। तो दोस्तों ये आज का था टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित 51 प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए थे। इससे पहले हम 30 प्रश्नों की श्रृंखला लगभग 40, यानी अब तक हम 2 वीडियो में 100 प्रश्न कर चुके हैं। ऐसे ही हम ईएमआरएस का पेपर होने तक कम से कम 2 से 4 हज़ार तक एमसीक्यूज करा देंगे, जो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, वो हमारे लिए आगे के वीडियो जो क्लास होगी, जो केबीएस एनबीएस का होगा, उसमें भी बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।